हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है भूगोल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 58 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा लिखेंगे। कक्षा है 7, विषय है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद है प्रकरण। तो आज का प्रकरण है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र हमारी पृथ्वी से संबंधित तथ्यों घटनाओं आदि में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र हमारी पृथ्वी के अंदर की संपूर्ण जानकारी जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र शैल एवं उसके प्रकार जानने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक
पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में लिखेंगे 1 और छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सूर्य की किरणें, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, जीवन जीने के लिए कौन सा ग्रह में संभव है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी ग्रह में संभव है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत हमारी पृथ्वी के अंदर पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपठ कार्य, ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हमारी पृथ्वी और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी कि सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है, ठीक है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी यानी कि सी सिलिका तथा मय यानी कि मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे यानी कि नी से निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे हमारी पृथ्वी। पहला पॉइंट में लिखेंगे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यह सबसे पतली परत होती है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक है। और इस तरह आप श्यामपठ कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को ड्रॉ कर पृथ्वी के बारे में समझा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में रुचि आए, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं
बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं परपट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भू परपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2900 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे शैल एवं उसके प्रकार, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ से किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे शैल एवं उसके प्रकार। पहला पॉइंट में लिखेंगे, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ से किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों शैल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आग्नेय शैल। आग्नेय शैल किसे कहते हैं? देखिए, आग्नेय शैल लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ठीक है, आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, पहला अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। ठीक है, तो देखिए अंतर्भेदी शैल किसे कहते हैं? द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, और बहिर्भेदी शैल किसे कहते हैं? देखिए, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दोनों वाली होती है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे आग्नेय शैल। अब पहला पॉइंट में लिखेंगे, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, पहला अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है अवसादी शैल। तो देखिए अवसादी शैल किसे कहते हैं? अवसादी शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कोणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण में देखिए, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे
उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए, तो हेडिंग देंगे अवसादी सेल। और इसके उदाहरण लिखेंगे, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कायांतरित सेल। और कायांतरित सेल किसे कहते हैं? देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। उदाहरण में देखिए, चिकनी मिट्टी प्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे कायांतरित सेल। और उदाहरण में लिखेंगे, चिकनी मिट्टी प्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आग्नेय सेल की चट्टानें। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, बलुआ पत्थर किससे बनता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रेत के दाने से बनता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, बलुआ पत्थर किससे बना है? दूसरा प्रश्न करेंगे, ताजमहल किससे बना है? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। दूसरा प्रश्न करेंगे, कायांतरित सेल क्या है? तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।